Good morning, everyone. Welcome to Gyan Saga classes and welcome to the CS Executive. Right? हम लोग अपना चैप्टर मॉड्यूल नंबर पढ़ रहे हैं कौन सा सेकेंड हमारे ग्रुप 1 का पेपर नंबर 2 है जो किससे डील करता है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस से किससे डील कर रहा है कंपनी लॉ और प्रैक्टिस यहाँ पे यानी हमको किसके बारे में पढ़ना है मेन कंपनी लॉ के बारे में और उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है तो क्या हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी आंसर इज नो राइट यहाँ प्रैक्टिस से मीनिंग है कि एक्चुअली जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वहां पे कंपनी के अंदर किस तरीके से काम किया जा रहा होता है वो यहाँ पे कवर किया जा रहा होगा यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि बोर्ड मीटिंग में कैसे काम हो रहा होगा जर्नल मीटिंग्स में काम कैसा हो रहा होगा अगर हमें ये मीटिंग वर्चुअली करनी है तो वो कैसा काम हो रहा होगा क्या क्या पावर्स होगी बोर्ड के पास से जिस तरीके से वो अपने काम को एग्जीक्यूट कर पा रहा होगा क्लियर तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमें कितनी बातें दिखती है पहली चीज एक तो कंपनी लॉ के बारे में पढ़ना है लॉ पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में आपका सिर्फ एक ही कवर हो रहा है अदर सब्जेक्ट्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं लेकिन कंपनी लॉ स्पेसिफिकली बात करता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ की क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए कंपनी लॉ की नॉलेज होना सबसे ज्यादा प्राइम नॉलेज है क्यों क्योंकि एक सीएस की सबसे ज्यादा बड़ी ड्यूटी है कि प्रॉपरली कंपनीज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आई जाए गवर्नेंस लेके आई जाए राइट तो यहाँ पे हमको प्रॉपरली ब्रीफ नॉलेज मिलेगी यहाँ पे अच्छे से और उसके अलावा ये प्रैक्टिस किस तरीके से की जानी चाहिए क्या क्या कंपनी में होना चाहिए कि एक सीएस को जिस चीज को चेक करना रहेगा वो सारा हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे होंगे राइट अब हम बात करते हैं अगर इसकी किसकी पार्ट्स की तो यहाँ पे हमको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है राइट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है टू पार्ट्स में द बेस्ट पार्ट इज कि सिर्फ दो ही पार्ट है और यहीं पे हमारे 60% और 40% कवर हो जाएंगे और ओनली एंड ओनली 19 चैप्टर्स में पूरे सब्जेक्ट को समराइज कर दिया गया है जो कि एमसीक्यू और एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है यहाँ पे नाम जैसे कंपनी लॉ के प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स हमें समझाए जा रहे होंगे यानी वी कैन से यहाँ पे हमको बेसिक प्रिंसिपल जिनके पे क्या करती है कंपनी रन करती है वो सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे जहाँ पे हम डिटेल में उसकी अच्छे से बात कर रहे होंगे और वहीं अगर इसको एडमिन कैसे किया जाता है यानी कंपनी में एडमिन मतलब कंपनी में काम किस तरीके से किया जाता है जो ये कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उनको एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा वो हम यहाँ देख रहे होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग्स हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके की मीटिंग यहाँ पे हो रही होती है जैसे कि आप लोग अपने सी सेट में भी कवर करके आए हो आप लोगों ने देखा होगा जर्नल मीटिंग के बारे में सुना होगा जो कि एक मेंबर्स की मीटिंग होती है और बोर्ड मीटिंग के बारे में सुना होगा जो कि डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो वे यहाँ पे उनके अलावा हम एक क्लास मीटिंग की भी बात करते हैं जो पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के जो हमारे सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं जस्ट लाइक क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स उनकी मीटिंग के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे क्लियर अब अगर हम आगे बात करते हैं किसकी बात हमारे सब्जेक्ट में तो नॉर्मली जैसे कि हमें पता है ये ग्रुप 1 का पेपर नंबर 2 है विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और सब्जेक्ट और इसके अंदर हमारे पे क्या करना है हम प्रॉपरली मॉड्यूल को कवर करते हुए चलेंगे प्लस हम लोग हैंड नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे प्लस हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और प्लस पास्ट एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करके चलेंगे
इसमें कोई डाउन? हमारा प्रॉपर स्टडी पैटर्न यही रहा करेगा। देन जैसे ही हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, हम उसको ख़त्म करने के बाद अगेन उसका रिवीजन करा करेंगे एंड देन उसका क्या करेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि जो भी हमने नॉलेज ग्रैब की है वो एक्चुअली हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एग्जीक्यूट कर भी पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखो केवल लोग बोलते हैं क्या कि थ्योरी सब्जेक्ट है, चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हम क्या कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, है ना। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं जो कि इतना इजी नहीं है। यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा है और हमें सबसे मेन किस पे जोर डालना है, अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यानी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जितनी इंपॉर्टेंट रहती है उतना ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट रह रहा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा इसको किस पे बांटती हूँ, 50:50 के रेशियो में डिवाइड करना पसंद करती हूँ। यानी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है 50%, वहीं एज वेल एज हमें क्या चाहिए होती है, हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। दैट्स द ओनली रीजन हम लोग मॉड्यूल के साथ साथ हैंड नोट्स को कवर कर रहे होंगे, ताकि उसको सिंप्लीफाई करके और इजी टर्म में उसको समझ पा रहे हो। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को 2 पार्ट्स में, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, डिवाइड कर रखा है। और आगे हम देखेंगे कि अगर हम अपने सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में हम अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 पार्ट्स में, पहले पार्ट के अंदर हमारे डिवाइडेड हो रखे हैं टोटल 12 चैप्टर। कितने चैप्टर्स है? टोटल 12। और जैसे कि मैंने बोला कि टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने में, टोटल 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो रिमेनिंग जो 7 चैप्टर्स होंगे हमारे, वो कहाँ आ रहा है, वो 40 मार्क्स में आ रहा है। एंड विच इज रियली वेरी वेरी स्कोरिंग, क्योंकि ओनली 7 चैप्टर्स आर देयर जो कि 40 मार्क्स ग्रैब कर रहा होगा, राइट। और ओनली 12 चैप्टर्स आर देयर जहाँ पे हम लोग क्या कवर कर रहे होंगे, अपने 60 मार्क्स को गवर्न कर रहे होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने, इन्होंने अपने क्या कर रखा है, सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है। अब अगर हम सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि मॉड्यूल किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है, तो सबसे पहले जो इन्होंने दिया है वो क्या किया है, हमें इंट्रोडक्शन दिया है। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कंपनी लॉ एक्चुअली है क्या। बिल्कुल बेसिक, बेसिक मतलब कि कहाँ से आया, किस तरीके से बना है, ये वाली चीज हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी लॉ जो है वो किस तरीके से बनी है, यानी अगर इनकॉर्पोरेट होते हैं तो हमारे कुछ चार्टर डॉक्यूमेंट बनते हैं, और कौन प्रिविल करेगा, अगर कब चीज क्या होगी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्ट्राइन्स हमको पढ़ने पड़ रहे होंगे। साथ के साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और उसके बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे, राइट। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज जो जो आ रही होगी, यानी यहाँ पे जो हमने कंपनी के बारे में समझा है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, राइट। हम लोग क्या सिर्फ एक कंपनी के रूप में ही काम कर सकते हैं? आंसर इज नो। हम चाहे तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में भी काम कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप के रूप में भी काम कर सकते हैं, हम एचयूएफ के रूप में भी काम कर सकते हैं, हम कंपनी के रूप में भी काम कर सकते हैं, अदर बिजनेस एंटिटी के रूप में भी क्रिएट हो सकते हैं। बट कंपनी लॉ डील करेगा आपसे सिर्फ किससे, कंपनी से, और वो बताएगा कि एक्चुअली उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और डिफरेंट टाइप के किस तरीके की अलग अलग, सिर्फ एक नॉर्मल नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज हम लोग को इनकॉर्पोरेट करके उसको किस तरीके से रन कर रहे होंगे। फिर हमने जैसे पहले बात करी किस चीज के बारे में, हमारे मेमोरेंडम के बारे में, कि हम ये देखेंगे कि एक्चुअली हमारा एमओए और एओए होता क्या है, जो कि मैंने आपको क्या बोला है, चार्टर डॉक्यूमेंट बता रहा होगा। फिर उसके बाद करते हैं कि अगर जब कंपनी हमने क्रिएट कर चुके हैं, इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, हमारे अपने चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी रन करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। और ये फंडिंग आएगी कहाँ से, तो हम फंडिंग 2 तरीके से रेस कर रहे होते हैं मेन, और वो 2 तरीके कैसे, एक तो शेयर कैपिटल के थ्रू और एक डिबेंचर्स या फिर बोरोइंग्स के थ्रू। तो बोरोइंग्स को भी हम अगर 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट करते, यानी अगर हम बात करते हैं किसकी, फंडिंग की, कि कंपनी को रन करने के लिए हमारी फंडिंग कहाँ से क्रिएट होगी, तो फंडिंग को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होगा हमारा शेयर से और एक होगा हमारा बोरोइंग से। और आगे ही इस बोरोइंग को हम लोग और फर्दर में बात करेंगे, दैट इज डिबेंचर एंड डिपॉजिट,
राइट तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रॉपरली शेयर्स देखेंगे और फंडिंग भी देखेंगे कि हमारे डिबेंचर के रूप में या फिर डिपॉजिट के रूप में किस तरह से आ रही होती है। क्लियर। तो यहाँ पे फंडिंग देख के हम देखेंगे जहाँ शेयर्स हम लोग देते हैं तो हमारे मेंबर्स क्रिएट होते हैं, तो मेंबर्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। मेंबर कौन होता है, किस तरीके से बन सकता है, कौन नहीं हो रहा होता है। देन हम आगे करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने क्या लिया, लोन लिया है, तो क्या लोन हमको यानी ये जो बोरोइंग ली है क्या वो फ्री में मिलती है या सामने वाला कोई ना कोई सिक्योरिटी रख रहा होता है उसके लिए, राइट। तो जब सिक्योरिटी रख रहा होता है तो उस सिक्योरिटी को हमको रजिस्टर करवाना होता है, दैट इज कॉल्ड, उस पर हमको चार्ज क्रिएट करना होता है। अच्छा, इतनी सब कुछ बातें हो गई, कंपनी बढ़िया से चल रही है, तो ऑब्वियसली मेंबर्स ने जिस लिए इन्वेस्ट किया है कहीं ना कहीं उसको एडमिन करने के लिए यानी वोटिंग करने के लिए, उसे रन करने के लिए, और कहीं ना कहीं क्या लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए। और प्रॉफिट कंपनी में किस रूप में डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिविडेंड के रूप में। तो यहाँ पे फिर हम लोग डिविडेंड के रूप में बारे में पढ़ रहे होंगे। और जब कंपनी चल रही है, मिल भी रहा है, तो उसको क्या है, प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक भी तो करना पड़ेगा, यानी प्रॉपरली उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी तो वो चेकिंग हो सकती है। तो प्रॉपरली हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे और उसकी बाद में ऑडिटर से ऑडिट भी करवा रहे होंगे। क्लियर। एंड देन अगर यहाँ तक तो सब बढ़िया था, लेकिन अगर कभी भी हमको कोई भी किसी के साथ, किसी अदर एंटिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा या अरेंजमेंट करना पड़ा, यानी या तो हम किसी में जा रहे हैं या कोई हम में आ रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक न्यू कंसेप्ट जो हमने देखा है डोरमेंट कंपनी का, ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट आया 2013 के अंदर, कि अगर कंपनी कुछ ऐसी भी होती है जो स्टार्टिंग में एक्टिव नहीं होती है, लेटर ऑन एक्टिव होती है, या फिर आप अर्लियर यू वर एक्टिव बट नाउ यू आर वांट टू बी डीएक्टिव फॉर अ फ्यू टाइम, तो आप डोरमेंट का स्टेटस कैरी कर सकते हो। एंड देन अगर कुछ भी तुमने गलती की है तो तुम पे क्या हो रहा होगा, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन होगा। तो दीज आर द फ्यू कंसेप्ट जो हम लोग को यहाँ पे समझने को मिलेंगे। और फिर बात आती है अगर, तो वो आती है हमारे एडमिन पार्ट की, तो वेरी इंटरेस्टिंग वन, जहाँ सबसे ज्यादा मजे आते हैं हमको पढ़ने में, क्या कि मीटिंग जर्नल। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टर्स के बारे में, फिर डायरेक्टर्स की जितनी भी मीटिंग होगी उनकी पावर्स, जर्नल यानी मेंबर्स की क्या पावर रह रही होगी हमारे पास, कैसे काम करते हैं वो, अगर जो भी हमने इतना काम किया है तो क्या कभी हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। बिल्कुल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा कवर हो रहा होगा CSR। उसके अलावा इतना काम किया तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टर्स की बना के रिपोर्ट दिया करेंगे, एनुअल रिपोर्ट। और द लास्ट हमारे सबसे मेन लोग कंपनी के डायरेक्टर्स में भी KMP जिन्हें हम बोलेंगे, यानी की मैनेजर पर्सन के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सब्जेक्ट क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड हो रहा है, टोटल 19 चैप्टर्स में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से पार्ट ए के अंदर हमारे कितने चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स हो रहे होंगे, एंड रिमेनिंग 7 चैप्टर्स कहाँ आ रहे होंगे, पार्ट बी में आ रहे होंगे, 40% के अंदर कवर हो रहा होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा होगा, चैप्टर कवर हो रहा होगा, सब्जेक्ट कवर हो रहा होगा। अब अगर मैं फर्दर आगे बात करना पसंद करूं, तो अगर हम बोले तो हमारे चैप्टर सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, जो कि ग्रुप 1 में है। और ये कौन सा पेपर नंबर है हमारा, पेपर नंबर 2 कवर हो रहा होता है, राइट। और जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में प्रॉपरली डिवाइड भी कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसमें हमारे कितने चैप्टर्स कवर हो गए टोटल, और यहाँ पे 7 रिमेनिंग चैप्टर्स हमारे कवर हो रहे होंगे। और अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसको हमने डिवाइड कर रखा है MCQ एज वेल एज सब्जेक्टिव। और MCQ कितना मार्क्स का है, 20% हमारा क्या कवर कर रहा होगा,
MCQ कवर कर रहा होगा और 80% हमारा क्या कवर कर रहा होगा, प्रॉपर सब्जेक्टिव कवर कर रहा होगा, राइट। अब अगर मैं बात करती हूँ तो क्या मैम MCQ के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आंसर इज नो। द रिलैक्सिंग पार्ट इज कि हमारे MCQ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी जितना ये स्कोरिंग करना भी हमारे लिए इजी हो गया है, यानी और कहीं ना कहीं अगर हल्की सी भी गलती करी तो मार्क्स बिना मतलब के भी जाएंगे। तो हम इस पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे एंड वी विल ट्राई कि हमारे वो 20% में से पूरे के पूरे 20% हमारे पास आ रहे हो। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी लॉ की, राइट। अब अगर जैसे नाम में ही दिख रहा है देयर आर टू कंसेप्ट, राइट। कितने कंसेप्ट है यहाँ पे, दो कंसेप्ट आ रहे हैं, वन इज कंपनी एंड अनदर इज लॉ, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ होता क्या है या लॉ लाया क्या जाता है। कोई मुझे बताएगा लॉ क्या होता है? लॉ, we can say this is set of rules and regulation, right? अगर हम लोग ये बोले कि सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन को बोल देते हैं सेट ऑफ रूल्स ऑफ रेगुलेशन, तो ये तो बहुत क्या हो रहा है, बहुत समराइज फॉर्म में लाया गया कि आपने बस सिंपली बता दिया कि मैम किसी भी को काम को करने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट कर दी जाए, दैट इज लॉ। अरे भाई ये आया क्यों, देयर इज अ बेसिक रीजन। हर चीज के पीछे क्यों जब तक नहीं लगता है उसका लॉजिक क्रिएट नहीं होता है कि क्यों बनाए गए लॉ, नीड ही क्या थी लॉस की। तो अगर मैं आपको बहुत थोड़ा आगे लेके चलती हूँ, 400-500 साल पहले की बातें ले जाऊं, तो अगर मैं कुछ आगे लेके जाऊं तो हम देखेंगे पहले के जमाने में और अब के जमाने में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या, अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूं तो क्या अर्लियर इतना ज्यादा ट्रैफिक दिखता था हमको जितना कि आज के टाइम पे दिख रहा है? आंसर इज नो। पहले के लोग कैसे ट्रैवल कर रहे थे, हाथी पे, घोड़े पे, गाय पे, सॉरी भैंस वगैरह पे, इन सब पे एंड ऑल, राइट ना। वही वो तो माता होती है हमारी तो ठीक है, तो हम लोग कैसे कर रहे थे, यानी बैलगाड़ी आ रही है हमको पहले से ही दिख जाती थी क्या, तो क्या इतना ट्रैफिक हो रहा होता था? नहीं। पर धीरे धीरे क्या है, एवोल्यूशन आया और धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कुछ ना कुछ होना। तो सबसे पहले जैसे से ट्रैफिक स्टार्ट हुआ तो कहाँ पहले थोड़े ही व्हीकल्स होते थे हमारे टू व्हीलर, कभी कभी कुछ फोर व्हीलर इंट्रोड्यूस है। और अगर आज का सिनेरियो देखो तो जस्ट अपोजिट हो गया है, टू व्हीलर्स हमको कम दिख रहे होंगे और फोर व्हीलर्स ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जितने ज्यादा एवोल्यूशन की वजह से हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास क्रिएट हुई है मशीनरीज, यानी क्या बोले व्हीकल्स क्रिएट हुए, तो वहीं हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। और वो प्रॉब्लम क्या थी, एक्सीडेंट्स की। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट्स होना बहुत शुरू हो गए, राइट। तो इनसे प्रिवेंट करने के लिए तो क्या होता है, अब देखो, अब जब किसी को बोले अरे भैया ऐसे चलाओ या क्या है, तब कोई नहीं सुन रहा होता है। लेकिन जो क्या होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, यानी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो एक रूल बुक क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? रूल बुक। और रूल बुक क्रिएट करके उसमें क्या डालते हैं, जो भी सारी बातें डालते हैं, अगर वो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास हो जाती है और प्रेसिडेंट की उसको असेंट मिल जाती है, तो वही रूल बुक किसमें कन्वर्ट हो चुकी होती है, एक लॉ में नहीं, एक एक्ट में कवर हो जाती है। किस में कवर हो जाती है? एक एक्ट में कवर हो जाती है। तो इसीलिए मैंने अभी तक क्या कंपनीज एक्ट वर्ड यूज किया नहीं, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ, राइट। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इस लॉ का एक पोर्शन देखा कि वो कैसे क्रिएट हो रहा होता है। और वो कैसे क्रिएट हो रहा होता है, लॉ के थ्रू, अपने क्या पार्लियामेंट में पास होके एक्ट के थ्रू आ रहा होता है, राइट। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे क्रिएट हो रहा होगा या क्या है। तो अगर बात करते हैं किसी भी चीज की प्रॉब्लम की, और वो प्रॉब्लम अभी हम लोग यहाँ पे डिनोट किससे कर रहे हैं, एक्सीडेंट से। ऐसे ही डिनोट कर रही हूँ क्या मैं कि कोई भी चीज अगर कभी क्या होता है, एक्सीडेंट हो रहा होता है, तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, ट्रैफिक रूल बुक आती है क्या। और अगर ये रूल बुक कहाँ आ जाती है, पार्लियामेंट में आती है, और पार्लियामेंट में क्या हो गई, पास हो गई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी,
एक एक्ट में कवर हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये जो रूल बुक है या फिर कोई भी जो एक्ट बनता है उसमें सबसे बड़ी चीज किसी भी एक्ट बनाने के लिए, तो अगर देखो यहाँ पे जो ये एक्सीडेंट वाली प्रॉब्लम थी तो एक्ट कौन सा बना होगा, यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट बना हमारा, राइट। अब यहाँ पे क्यों बनाया गया, सबसे मेन चीज मैंने क्या बोला था, प्रॉब्लम क्या थी हमारी, एक्सीडेंट। तो यानी कोई भी एक्ट को लाने का अगर मैं रीजन बोलूं तो क्या होगा, सेफ्टी, किसी भी एक्ट को लाने का, नॉट ओनली दिस एक्ट। ये मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये बहुत हम लोग इजीली देख रहे होंगे, यानी किसी भी एक्ट को लाने की वजह से क्या देखा जाएगा, सेफ्टी सबसे बड़ा रीजन हो रहा होता है। यानी जितने भी बेनिफिट्स हो गए सबसे प्राइम हमारा कौन सा होता है, सेफ्टी कवर कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद कवर करते हैं हम लोग उससे डिराइव्ड होने वाले बेनिफिट्स क्या हो रहे होते हैं, राइट, कि बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे होंगे। अगर मैं यही चीज कंपनीज एक्ट पे मिलूं तो क्या सेफ्टी मिली वहां पे, इन्वेस्टर्स को सेफ्टी मिली। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ था। तो क्या अगर जैसे ही कंपनीज एक्ट आया उसको गवर्न करने लगा, प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए वहां पे, तो उन्होंने उसकी तरह क्या सेफ्टी मिली किसको, इन्वेस्टर्स को, और बेनिफिट्स भी काफी डिराइव्ड होने लगे, राइट। क्या बेनिफिट मिला, जैसे अगर हम बात करें कि बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस कवर होने लगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से होने लगा, क्लियर। यानी प्रॉपर तरीके से कंपनीज गवर्न होने लगी और यूनिफॉर्म बेसिस पे करने लगी। क्यों, क्योंकि पहले कोई और अलग टाइप के प्रैक्टिस करता था, कोई कंपनी अलग तरीके से कोई चीज करती थी, लेकिन प्रॉपरली लाके क्या किया गया, एक यूनिफॉर्म बेसिस पे ये सारी चीज होने लगी। इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब बात अगर हम करें कि मैम आपने ये तो बोल दिया पार्लियामेंट में पास हो जाता है, बट पार्लियामेंट को ये पावर कहाँ से मिली, अगर हम ये बात करते हैं, राइट। तो अगर ये बात करते हैं तो पार्लियामेंट को पावर किसने दी, हमारे सबसे बड़े एक्ट ने। और हमारा सबसे बड़ा एक्ट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे किसने दिए, कॉन्स्टिट्यूट ने हमको दी है। प्रॉपरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, इसके रिगार्डिंग हमें पावर दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी आर्टिकल देते हैं, आर्टिकल नंबर 245 हमें इसके रिगार्डिंग क्या देता है, पावर देता है। क्या पावर दे रहा है, क्या कि हम सेंट्रल लेवल पर जाकर, और कौन से लेवल पे जाकर, स्टेट लेवल पे जाके क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक मतलब वो किसी भी का कैसे पता चलेगा, जो कि हमें क्या मिला, आर्टिकल 246 के अंदर हमें दिख रहे होंगे मैटर्स, कि किन किन मैटर्स पे हम लोग को पावर मिली हुई है और ये कौन इसके लिए लॉ बना सकता है। और अगर कोई ऐसा नया मैटर क्रिएट हो जाए जिसके बारे में अभी तक किसी ने लिखा ही नहीं है, तो वो सारा मैटर कौन देख रहा होगा। तो ये पावर हमको कहाँ ड्राइव्ड हुई है, आर्टिकल फिर 246 में। यहां पे क्या बताए गए, मैटर्स बताए गए, क्या बताए गए, मैटर्स बताए गए कि किन किन मैटर्स पे हमारे पास पावर है, कि क्या, कि कौन। क्योंकि हमने ये तो बोल दिया कुछ एक्ट सेंट्रल लेवल पे होंगे और वहीं कुछ एक्ट स्टेट लेवल पे हो रहे होते हैं। हम यही बात करते हैं कि ये वाला एक्ट तो जैसे क्या होगा, सेंट्रल लेवल पे गवर्न होगा। यानी अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो वो कौन से लेवल पे गवर्न होता है, सेंट्रल की स्टेट, सेंट्रल लेवल पे। क्यों, क्योंकि कहीं भी कंपनी हो सबके लिए सेम रेगुलेशंस है। वहीं अगर मैं बात करूं कौन से, लिकर से रिलेटेड, तो क्या लिकर से रिलेटेड हर स्टेट पे सेम एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या। जहां हम बोले अहमदाबाद जो हमारी है, यानी गुजरात जो हमारा है, वो तो क्या है, बिल्कुल ड्राई स्टेट है। और वहीं गोवा में बात करते हैं तो वहां तो नदियां ही इसकी बह रही है, राइट। वहां पे तो ओपन कल्चर है। तो इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस है। तो यानी क्यों, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे बात हो रही होती है। और वहीं अगर जिसके लिए सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होगी, जस्ट लाइक जीएसटी। अगर आपने देखा होगा हम लोग खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाते हैं तो आजकल, या फिर कुछ भी शॉपिंग करके आते हैं तो क्या हमको एक बिल मिलता है क्या, और उस बिल पे क्या मिलता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। यानी कैसे होता है, दो रूप से डिडक्ट हो रहा होता है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी डिडक्ट हो रहा होता है। तो यानी अगर हम बात करते हैं, इन मैटर्स को कितने डिवाइड किया है हम लोगों ने, तीन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट एक आ जाता है,
स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा होता है। क्या हुआ? तो अगर हम बात करते हैं, क्या यूनियन लिस्ट अगर हम बात करें, तो जैसे हम लोग कंपनीज एक्ट बोल सकते हैं, क्या ये यूनियन लिस्ट में आ गया? इनकम टैक्स एक्ट जो हम बात करें, क्या ये भी यूनियन लिस्ट में आ गया? यानी इसके पास पावर, यूनियन लिस्ट में किसके पास पावर होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। तो इसकी पावर कौन ड्राइव करते हैं? सीजी गवर्न कर रहा होता है, राइट। वहीं सीजी यानी कहाँ मिलेगा? ये पार्लियामेंट में बन के आ रहा होगा। कहाँ बनेगा ये वाला एक्ट? पार्लियामेंट में ये वाले एक्ट क्रिएट हो रहे होंगे। क्लियर? वहीं अगर मैं बात करती हूँ स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे जैसे मैंने बोला, हमारा लिकर की बात करी, यानी लिकर की क्या होगी? सबकी अपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। क्या जहाँ किसी के लिए बहुत अच्छा है तो कईयों के लिए नहीं है। अच्छा, गैम्बलिंग होती है क्या? अलाउड है क्या गैम्बलिंग? नो। पर क्या गोवा में सुना है, वहां पे तो प्रॉपर कसिनोज हो रहे होते हैं। क्या यानी वहां के लिए भी अलग रूल्स है? बिल्कुल। तो ये कौन बना रहा होगा? स्टेट लेजिस्लेचर्स बना रहे होंगे, राइट। और अगर मैं वही बात करती हूँ कॉन्करेंट लिस्ट की, कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होगी? जहां दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं, कोई भी लॉ मेक कर रहे होते हैं, तो वो कवर होती है हमारी कौन सी लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट कवर हो रही होती है। जस्ट एग्जाम्पल अगर हम इसका बेस्ट देखें तो जीएसटी कवर हो रहा होता है। और उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी रेजिडुअल मैटर। रेजिडुअल मैटर मतलब कि यानी ये मैटर कहीं पर भी नहीं डिफाइन हुआ है, यानी कोई न्यू जनरेट हुआ है, तो वो कौन कर रहा होगा? दोनों मिलके कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे मेन कौन कर रहा होगा? इस पे पार्लियामेंट ही गवर्न कर रही होगी। इसमें कोई डाउट? राइट। ये सारी चीज वैसे हम लोग कहाँ पढ़ के आए हैं? हमारे सी सेट के अंदर, जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड वाला पेपर होता है एलए, उसके अंदर सेम चीजें हम लोगों ने ये गवर्न कर रखी थी वहां पे, कि कौन सी लिस्ट होती है, क्या क्या है, कितने आइटम्स हमारे कवर हो रहे होते हैं, राइट। तो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर पावर गवर्न है? आर्टिकल 245 में पावर गवर्न है। और आर्टिकल 246 बता रहा है हमें होते मैटर्स, कि किन किन मैटर्स पे किस किस को पावर दी गई है, यानी कौन अथॉरिटी आ रही है। यानी वी कैन से कैटेगरी डिसाइड कर दिया इन्होंने प्रॉपरली कि किसकी कौन सी कैटेगरी कवर हो रही होगी। आगे चले। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, क्या कोई भी एक्ट इतना इजीली आ जाता है? आंसर इज नो। देयर आर फ्यू स्टेप्स जिनको फॉलो किया जाता है, तब जाके वो एक्ट क्रिएट हो रहा होता है। तो अगर मैं उन स्टेप्स की बात करती हूँ, तो वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं किसी भी एक्ट को फॉर्म करने के लिए? अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ, तो सबसे पहले इसकी क्या होती है? बेसिक ड्राफ्टिंग होती है। कौन होगी? एक बेसिक ड्राफ्टिंग होती है, यानी उसके लिए जो भी एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है, वो इसको कर रही होती है, राइट। फिर इसके लिए होता है प्रॉपर इंट्रोडक्शन किया जाता है कि टॉपिक क्या है, और इसको फर्स्ट रीडिंग के लिए दिया जाता है। और
जैसे ही आए तो इनपुट्स लिए जाते हैं किससे? फ्रॉम पब्लिक, कि इस मैटर में पब्लिक का क्या राय है या क्या राय नहीं है। जैसे अभी थोड़ी सी देर बाद यानी हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी लॉ किस तरीके से लाया, तो ये पूरे स्टेप्स हमको वहां नजर आएंगे कि कैसे हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जो है, क्योंकि अर्लियर तो चल ही रहा था ना हमारे पास में, बट क्या जरूरत पड़ रही थी फिर से 2013 में, तो वो किस तरीके से आया वो सारी हम लोग चीजें देख रहे होंगे। फिर प्रॉपरली डिस्कशन होता है कमिटी से, क्योंकि इनपुट्स आ गए क्या, तो अब उन इनपुट्स को लेके कमिटी प्रॉपरली डिस्कस करेगी और इस डिस्कशन को साथ में लेके वो अप्रूवल लेगी। कहां पे लेगी? एट बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फिर उनको करके वो कहा जाएगा? पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में क्या हो रहा होगा? इसको प्रॉपरली अप्रूवल मिल रहा होगा, और जैसे ही उसको अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद हमें किसका अप्रूवल चाहिए? अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट, राइट। अब अगर मैं यही बात करूं किस चीज की, अगर ये सेंट्रल लेवल पर है यानी यूनियन लिस्ट में है तो पार्लियामेंट आ जाएगा, और वहीं अगर ये स्टेट लिस्ट में होगा तो क्या हो जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, यही हो जाएगा। और वहीं अगर अप्रूवल जहां प्रेसिडेंट से रिक्वायरमेंट होगी यूनियन लिस्ट के लिए सेंट्रल लेवल पे, तो यहां पे किसकी हो रही होगी? गवर्नर की होगी। और फिर आखिरी में ये प्रॉपरली पब्लिश हो जाएगा कहां पे? एन ऑफिशियल गैजेट में, राइट। ये कहाँ पब्लिश हो जाएगा? प्रॉपरली ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा, और तब जाके वो एक रूप लेता है किसका? एक एक्ट का रूप ले रहा होता है। इसमें कोई डाउट? पक्का। तो ये अभी तक तो हमने देखा कि कोई भी एक्ट, अभी तक हम सिर्फ जनरल बातें ही कर रहे हैं कि कोई भी एक्ट कैसे क्रिएट हो रहा होता है, बट क्या हम लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर, या कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं? कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं हम, राइट फ्रेंड्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो क्या सिर्फ एक्ट इज मोर देन इनफ फॉर यू? नो, यानी अगर हम लैंड ऑफ लॉ देखें, यानी कि पूरे पूरे लॉ को इंटरप्रेट करना होता, क्या सिंगली एक्ट पढ़ के हमारा काम हो जाएगा? आंसर इज नो। उसके लिए हमें एक्ट तो पढ़ना ही होता है, साथ के साथ उसके रिगार्डिंग बने हुए रूल्स पढ़ने होते हैं, रेगुलेशंस पढ़नी होती है, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, क्लैरिफिकेशंस आ रहे होते हैं, ऑर्डिनेंस पास हो रहा होता है, इन सब को मिला जुला के जो पढ़ा जा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड लॉ। यानी क्या सिर्फ एक्ट को समझ लेना इज मोर देन इनफ? आंसर इज नो। एक्ट के अलावा भी कई सारी चीजें समझी जा रही होती है, और देन वो किसका रूप लेता है? देन वो लॉ का रूप ले रहा होता है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज वी हैव टू रीड होल कंटेंट, यानी क्या? हमें सिर्फ एक्ट नहीं, उसके रिगार्डिंग बने हुए रूल्स, रेगुलेशंस, उसके नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, सब चीजों को पढ़ना हो रहा होता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीजों की तरफ। अगर हम बात करें लॉ की, अभी तो हमने देखा एक्ट की, अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? मीनिंग ऑफ लॉ की। तो इस मीनिंग ऑफ लॉ के लिए हमने बोला कि हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें डिफरेंट डिफरेंट बातें करनी पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट बातें कैसी? कि हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? एक्ट क्या होता है, राइट। एक्ट के अलावा फिर हमें देखना पड़ रहा होता है रूल्स के बारे में, राइट। देन हमें देखना पड़ रहा होता है रेगुलेशंस के बारे में, राइट। फिर हमें देखना होता है कोई भी नोटिफिकेशन हो तो उसके बारे में, कोई भी सर्कुलर आता है तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, और उनके अलावा कोई भी
ऑर्डिनेंस भी अगर आ जाता है तो हमें वो भी देखना हो रहा होता है। तो वी कैन से जो लॉ है वो इन सबके साथ मिलके बना होता है, ये सबको साथ लेके चलने वाला पर्सन है, राइट। यानी एक ऐसी एक चीज है जो सिर्फ अकेला नहीं होता, बाकी सारे भी इसके साथ चल रहे होते हैं। इसमें कोई डाउट? तो यानी अगर मैं बात करूं एक्ट की, तो क्या एक्ट हमें पता है एक्ट क्या होता है? जो कहाँ पास हुआ हो, जो किसी पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो रहा हो, तो ये तो है। तो अब हम इनका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं कि एक्ट तो हमें समझ में आया, बट व्हाट डू मीन बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर एंड ऑर्डिनेंस, ये सब क्या हो रहा होता है? क्योंकि नाम तो सुने हैं कहीं ना कहीं, पर बेटर अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन हम लोग नहीं निकाल पा रहे होते हैं। तो किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्ट को। और एक्ट होता क्या है? पास्ड बाय या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर प्लस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। क्या चाहिए होता है? अप्रूवल। यही है क्या? ये एक्ट बन गया। तो ये एक्ट तो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा कि एक्ट क्या होता है, उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं आया। लेकिन मैम ये रूल्स वर्ड क्या है? नाम तो बहुत बार सुना है, रूल्स देख लो, रूल्स देख लो, रेगुलेशंस देख लो, लेकिन होता क्या है? तो आज हम देखते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें एक्ट के बाद हमेशा हमें क्या देखना होता है? रूल्स देखना हो रहा होता है। तो ये क्या होता है? कौन बनाता है? सीजी या फिर एसजी बनाती है। कौन बनाता है? या तो सेंट्रल लेवल पे होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर स्टेट लेवल पे होता है स्टेट गवर्नमेंट। और कौन से मैटर्स में? ऑन दोज मैटर्स विच द एक्ट, यानी एक्ट में ही लिखा हुआ है कि इसके रिगार्डिंग हम पावर किसको दे रहे हैं? हम लोग इनको पावर दे रहे हैं एज मेंशन टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। यानी साफ साफ एक्ट में क्या मेंशन है? अगर मैं बात करूं एक्ट में साफ साफ मेंशन है क्या कि रूल्स में जो भी बात लिखनी है वो मैटर बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? मैटर बता रहे हैं। और ये मैटर पे कौन रूल्स बनाएगा? सीजी या एसजी बना रही होगी। सीजी एसजी यानी उस टाइम पे जो भी गवर्निंग बॉडी होगी उससे रिलेटेड मैटर्स बता रहे होंगे। जैसे कि कई बार हमने देखा होगा कि प्रिस्क्राइब लिमिट दे रखी होती है और उसके अंदर या बाहर हम लोग वो मैटर कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो हम लोगों ने सुना भी था सी सेट के टाइम पे भी, स्मॉल कंपनी के बारे में, कि स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? जो क्या है, हमारी 50 लाख से लेके 10 करोड़ के पेड अप शेयर कैपिटल में होती है, या 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक के टर्नओवर में फॉल कर रही होती है। यानी क्या 50 लाख और 1 करोड़ इज मोर देन एनफ? आंसर इज नो। उसकी लिमिट को सीजी ने एक्सटेंड कर दिया। अर्लियर इट वाज 220 बट नाउ इट इज 440। यानी अगर पेड अप शेयर कैपिटल राइट क्या है 4 करोड़ तक है और टर्नओवर कितना है 40 करोड़ तक है, तो आप स्मॉल कंपनी हो। अगर एक्सटेंड हो जाता है तो क्या ट्रीट किया जाओगे? आप एक नॉर्मल कंपनी ट्रीट किया जाओगे, इधर प्राइवेट और पब्लिक के रूप में आ रहे होंगे। इसमें कोई डाउट? तो यानी ये लिमिट किसने बताई? ये प्रॉपरली एक्ट में बोला हुआ है कि सीजीएसजी रूल्स में डाल के लिख देंगे। तो यानी क्या हमें एक्ट को लॉ को समझने के लिए एक्ट के साथ साथ रूल को भी देखना पड़ा? क्योंकि ये चेंजेस हमने कहाँ देखे? रूल्स में ही तो देखे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको टाइम टू टाइम दिए हुए रूल्स भी देखने होते हैं। और हमें कितने रूल्स देखने को मिलेंगे? अप्रोक्स 38 समथिंग रूल्स देखने को मिल रहे होंगे जो आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद किसकी? रेगुलेशंस की।
रेगुलेशन क्या होते हैं? पास होते हैं बाय रेगुलेटरी बॉडी। कौन पास करता है? रेगुलेटरी बॉडी कर रही होती है। और ये क्या होता है? विच इज एस्टैब्लिश बाय एक्ट, जो कि एक्ट में बनी हुई है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं क्या ICDR रेगुलेशंस की बातें करते हैं, यानी क्या हम लोग सेबी की रेगुलेशंस की बातें करते हैं? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारी कंपनीज है, अगर वो लिस्टेड कंपनीज है, तो क्या हमें सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है? बिल्कुल, यानी सेबी की रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। एंड वन ऑफ देम इज ICDR रेगुलेशंस एंड ऑल, राइट। जो हम लोग कहाँ पढ़ रहे होंगे? हम लोग पढ़ रहे होंगे हमारे कौन से, हमारे मॉड्यूल 2 का जो हमारा क्या होता है, पेपर आ रहा होता है, कौन सा? सेक्रेटरियल लॉ एंड कैपिटल मार्केट जो आ रहा होता है, वहां पे ये कवर कर रहे होते हैं। इसमें कोई डाउट? देन हम लोगों ने फोर्थ किसका नाम लिखा था? नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशन क्या होते हैं? टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, राइट। टाइम टू टाइम मतलब जैसे जैसे समय बदलता है, क्या चीजों में थोड़ा बदलाव होना जरूरी हो जाता है। तो टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आते हैं, जिन्हें वी कैन से अमेंडमेंट बोलते हैं हम लोग। मैम अभी आपने जो रूल बोला था वो भी तो अमेंडमेंट में ही आया। बेटा वो प्रॉपर अमेंडमेंट में नहीं होता है। एक्चुअली अमेंडमेंट तो क्या होता है, ये चेंजेस होते हैं पास्ट बाय ईदर पार्लियामेंट, जो भी आ रहा होगा, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें कोई डाउट? राइट। तो ये कहाँ हो रहा होता है? यहाँ से पास होके आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं रूल्स की, तो रूल्स कहाँ पे आए थे? अगर हम बात करते हैं रूल्स की, वो CGSG ने पास किए थे। जबकि ये कहाँ पे पास हो रहे हैं? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में ही पास होके आ रहे हैं। क्लियर? अब अगर हम बातें करते हैं किसकी? सर्कुलर की। तो सर्कुलर क्या होता है? इट्स जस्ट क्लैरिफिकेशन, यानी जो भी चेंजेस आए, अगर कोई भी उसके रिगार्डिंग डाउट होता है, तो वो क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाना है, कैसे समझाना है। वो सर्कुलर, क्योंकि हो सकता है ना किसी चीज का इंटरप्रिटेशन कोई एक अलग ले रहा होगा, वहीं दूसरा जना उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकाल रहा होगा। जब ऐसे डाउट्स बहुत अराइज हो रहे होते हैं, तो प्रॉपरली MCA क्या निकाल देती है? सर्कुलर इशू करती है, जिसके अंदर सारे के सारे क्लैरिफिकेशन आता है और साफ साफ शब्दों में बता दिया जाता है कि इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही निकाला जाना चाहिए। यानी क्लैरिटी ऑफ डाउट्स यहाँ पे कवर किए जा रहे होते हैं। इसमें कोई डाउट? क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं हमारे लास्ट, और वो क्या था? ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस क्या होता है? मैम ऑर्डिनेंस सुना सुना तो है, पर प्रॉपरली समझ नहीं आया, याद नहीं आ रहा है, या क्या है? जैसे कि हम लोगों ने सी सेट में भी पढ़ा था। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है। कौन सी सिचुएशन आती है? इमरजेंसी की सिचुएशन आ रही होती है, और उस इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन रन नहीं कर रहे होते हैं, तो ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट की असेंट के साथ ही, राइट, यानी दो कंडीशन है क्या? इमरजेंसी और पार्लियामेंट रन नहीं कर रही थी, तो प्रेसिडेंट की असेंट के साथ में हमने क्या किया? वो एक्ट क्रिएट कर दिया, और उसको हमने क्या नाम दे रखा है? ऑर्डिनेंस। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डिनेंस भी आया है अमेंडमेंट्स में के साथ में, तो हमें वो भी पढ़ना होता है। यानी ये लॉ कौन पास कर रहा होगा? पास बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने ही पास किया ना? कब किया? इन इमरजेंसी पास किया था, प्लस
पार्लियामेंट इज नॉट रनिंग, बट साथ में इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अभी नहीं चल रही, कभी ना कभी तो आएगी ना सेशन में, तो जब भी आए आप तब एक बार अप्रूवल ले लेना, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन नेक्स्ट सेशन। यानी जब भी नेक्स्ट सेशन आए तो आप तब उसका अप्रूवल ले लीजिएगा। ये चीज समझ में आ गई? यानी वी कैन से ये जो ऑर्डिनेंस है, राइट, ये जो ऑर्डिनेंस है इट्स अ टेम्पररी लॉ, राइट, क्योंकि अगर आपको ऐसे नहीं मिली तो क्या वो लॉ में कन्वर्ट हो रहा होगा? ये लॉ नहीं कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इसकी वैलिडिटी क्या होती है? वैलिड होता है फॉर 6 weeks from start functioning of पार्लियामेंट। जैसे ही फंक्शन में स्टार्ट हो जाएगा तो वो उसमें कवर हो जाएगा, राइट? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, तो कंपनी ऑर्डिनेंस आया हुआ है तो वो उसका एग्जाम्पल है। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट? राइट तो अगर हम देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या बातें की है फ्रेंड्स, हम लोगों ने केवल सब्जेक्ट को समझा सबसे पहले कि एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट चाहता क्या है, कि हम क्या समझे। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट की डिटेल देखी कि इसके अंदर सबसे पहले कंपनी लॉ तो है ही, उसका बेसिक कंसेप्ट तो है ही, और उसको प्रैक्टिस में एक्चुअली कैसे लिया जाता है हमको वो समझना है। इसलिए 2 पार्ट्स में ये प्रॉपर्ली डिवाइड किया गया, 60 और 40 के रेशियो में ये डिवाइडेड हो रखा है। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ये डिवाइड किया है इन्होंने चैप्टर्स के अंदर। पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हमें जो थोड़े से मिसलिनियस टॉपिक्स भी थे वो कवर किए इन लोगों ने, लाइक जो डोमेन कंपनी थी, या फिर हमारा कौन सा था कॉर्पोरेट वो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट था, या फिर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन था। ये मिसलिनियस कंसेप्ट को इन्होंने कवर किया। और उसके अलावा इन्होंने हमको क्या दिया, पार्ट बी के अंदर एक्चुअली हमें कौन से कंसेप्ट दिए, कंपनी लॉ के मेन कंसेप्ट दिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव में काम आ रहे होते हैं। मीटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे सारे कंसेप्ट वहां पे कवर किए जा रहे होंगे। फिर देन हमने देखा एक्चुअली लॉ बनते क्यों बनते हैं लॉ, फॉर द सेफ्टी एंड बेनिफिट्स लॉ को बनाया जा रहा होता है। ये पावर कहाँ से मिली है, कौन बना रहा होता है, और प्रॉपर एक्चुअली लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा होता है। राइट, आई होप आपको आज की क्लास में सारी बातें समझ में आई होगी। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।